नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है उनके बारे में। देखो, सिलेबस में सबसे पहले अगर बात करें तो सिलेबस में ये दिया गया है मिड से 18th सेंचुरी टू प्रेजेंट। मिड 18th सेंचुरी का मतलब है 1750 टू प्रेजेंट टाइम 2023 तक। उसकी इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट इवेंट्स है, पर्सनैलिटीज है, इश्यूज है, इवेंट्स है। जैसे 1817 का युद्ध हो गया प्लासी का, 1858 की क्रांति हो गई थी, तो उसके बाद में किसान आंदोलन या और कोई इवेंट्स हो सकती है जो हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट स्थान रखती है, उससे रिलेटेड है। दूसरा पर्सनैलिटी है, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो कोई और स्वतंत्रता सेनानी हो या सोशल रिफॉर्मर हो, चाहे किसान आंदोलन का नेता हो, कोई भी हो। इश्यूज उसमें चाहे सती प्रथा हो, चाहे लगान हो, चाहे और कोई इशू हो। फ्रीडम स्ट्रगल, वेरियस स्टेजेस, इसमें कांग्रेस से पहले का 1885 से पहले का स्टेज, फिर कांग्रेस के बाद वाला मॉडरेट स्टेज 1905 तक, फिर गांधीयन एरा 1700 से लेकर 48 तक। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द किस भाग में देश में कौन कौन सी क्रांति हुई, कौन कौन से आंदोलन हुए, उन सब के बारे में चर्चा आज की वीडियो में हम करेंगे। सबसे पहले देखिए 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें पूछा गया था कि वाई was there a sudden spurt in famine in colonial India since the mid 18th century। यही मतलब है कि भाई ऐसा क्या हो गया कि 1750 के बाद में देश में इतने अकाल पड़े थे। तो उसका कारण है अंग्रेजों की नीतियां। अब इसमें हम लिखेंगे कि इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव नीतियां क्या थी, पॉलिटिकल नीतियां क्या थी, इकोनॉमिक नीतियां क्या थी। इकोनॉमिक नीति जैसे कि कॉमर्शियल एग्रीकल्चर है, लो प्रोडक्टिविटी है। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन में हम एडमिनिस्ट्रेशन में रखते हैं कि अधिक लगान, और इंडिया का जो फूड ग्रेन था उसको बाहर एक्सपोर्ट करना, और इंडियन आर्मी को, सॉरी, जो ब्रिटिश आर्मी है उसको फीड करना, रादर देन कि इंडियन जो जो पीपल है उनको। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है why did the armies of the British East India Company mostly comprises of Indian soldiers win consistently against the more numerous and better equipped armies of then Indian ruler। ये कह रहा है कि उस समय की इंडियन रूलर्स की जो आर्मी थी वो अच्छी संख्या में थी और अच्छे शस्त्र उनके पास थे, परंतु भारतीय जो सिपाही उस समय के ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्यों जीती थी। तो इसके दोस्तों सबसे पहले हम युद्धों का हवाला दे सकते हैं। जैसे जो अपन के हैदर अली और टीपू सुल्तान वाले बेंगलोर के युद्ध है, फिर अपन के पंजाब वाले युद्ध है, फिर मराठा साम्राज्य वाले युद्ध है। उनके उदाहरण दे सकते हैं कि इन सब में ब्रिटिश अल्टीमेटली जीते। तो क्यों जीते, उसके कारण फिर हमें बनाना है ऐसे अंडर इसमें ब्रैकेट में डाल के कारण में एडिना की इसके कॉजेज क्या है। तो सबसे पहले ब्रिटेन की धूर्ततापूर्ण नीतियां, ये धोखे से बाजी के साथ में ब्रिटिश की जो रूलर्स के स्थानीय लोग हैं उनके साथ भी छल कपट करके और किसी प्रकार से जीतने की कोशिश करते थे। दूसरा, मॉडर्न प्रोफेशनल आर्मी रखते थे। तीसरा, ये लोगों की आर्मी थी इसके पास बेहतर इक्विपमेंट थे, बाहर से इनको जो एक्सटर्नल जो सपोर्ट थी वो मिलती थी, और पूरे एंटायर वर्ल्ड पर उनका कब्जा था, तो उसका एक सुपेरियरिटी वाली एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर था। ये सब चीजों पर चर्चा करेंगे क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये पूछा गया है कि जो यंग बंगाल मूवमेंट है और जो ब्रह्मो समाज है इसके संदर्भ में सोशल रिलीफ मूवमेंट विद स्पेशल रेफरेंस में इसमें चर्चा करवा रहा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें यंग बंगाल मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे कि इसकी स्थापना दिल्ली ने की थी, इसका उद्देश्य अल्ट्रा मॉडर्न था, लॉजिकल सोचना, साइंटिफिकली सोचना, उसके बारे में टोटली रेडिकली चेंज करना सोसाइटी को। तो ब्रह्मो समाज में सती प्रथा, मॉडर्न थिंकिंग, और इंडिया की जो फिलोसफी है उसको रिवाइव करना, इसके बारे में चर्चा करेंगे इसमें इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है कि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जो मॉडरेट फेज ऑफ इंडिया है, मॉडरेट फेज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, इससे संबंधित एक क्वेश्चन भी आगे भी आएगा, उसमें भी हम चर्चा करेंगे उसकी। तो उसका क्या कंट्रीब्यूशन था, नेशनल लेवल पे इन्होंने पॉलिटिकल इकोनॉमिक अवेयरनेस फैलाई लोगों को जो सोशल आधार पर इंडिया में जो कास्ट बेस और रिलीज बेस जो डिवाइडेशन था उसको उन्होंने मिटाया। देश के अंदर एक नेशनल फीलिंग्स को उन्होंने बढ़ाया। देश के जो नेशनल जो एडुकेटेड क्लास है उसके माध्यम से पूरी जो कंट्री है उसको यूनाइट करने की उन्होंने कोशिश की। इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे, और देश को एक पॉलिटिकल बेसिस पे क्लासिक यूनिटी यूनाइट करने का इन्होंने प्रयास किया। ये लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने रचनात्मक कार्यक्रम को स्पष्ट कीजिए। दोस्तों असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के जो 1929 में हुए थे, 1929, इसमें पूछा कि इसमें क्या क्या मतलब उन्होंने क्रिएटिव काम किए थे। तो देखो इसमें हम देखेंगे एजुकेशन,
इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन, वोमेन वेलफेयर, अनटचेबिलिटी, इस हरिजन की शुरुआत की थी। इन सबको संरचनात्मक काम किया, खादी इंडिया की स्थापना की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट द पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन एंड देयर लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन ऑन द नेशनल मूवमेंट। लॉर्ड कर्जन की जो पॉलिसीज है, लॉर्ड कर्जन का जो टाइम पीरियड है उसके बारे में चर्चा की। सबसे पहले तो 1904 के आसपास था। इसमें इसको इंट्रोडक्शन इसको लग सकते हैं कि इसको कमीशन, कमीशन और मिशन, इसके टाइम इसके का नाम जाना जाता है। और दोस्तों इसमें ना हमें कुछ एक पॉजिटिव है और कुछ एक नेगेटिव है, इनकी चर्चा करनी। पॉजिटिव में इन्होंने इरिगेशन, फेमाइन, एजुकेशन, रेल, इनमें स्ट्रक्चरल चेंजेस आए थे, ये ध्यान रखना है। इस तरीके से दूसरे नेगेटिव, कम्युनल टेंशन, बंगाल का विभाजन, और प्रेस, और इंटरफेरेंस इन हायर एजुकेशन, 2004 का एक्ट, प्रेस को इन्होंने सप्रेस किया था। इसके बाद में कंक्लूजन ये डालना है कि कंक्लूजन की कर्जन की नीतियों का ही परिणाम है कि आज हमारे भारत में जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो कई पार्ट में कम्युनल बेसिस पे बटा हुआ है। और आज जो टेररिज्म और पाकिस्तान और इसकी जो और जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं उसके बीज है वो कर्जन की कम्युनल पॉलिटिक्स में ही बोए थे, पॉलिसी में बोए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंस डिकेड्स ऑफ, ये कह रहा है 1920 के दशक राष्ट्रीय आंदोलन में कई वैचारिक धाराओं को ग्रहण किया और अपने सामाजिक आधार को बढ़ाया। दोस्तों 1920 के दशक में कई वैचारिक धाराओं का मतलब है, देखो इसमें सोशलिज्म आ गया था, कम्युनिस्ट आ गए थे, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी, नरेंद्र देव, सोशल पार्टी, जयप्रकाश नारायण, फिर अपन का HSRA और ये युवा लोग आ गए थे, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और ये हैं। फिर इसके बाद वोमेन्स भी इसमें, स्त्री महिला महामंडल ये सब। फिर बाद किसान आबाद, एका किसान आंदोलन। इसके बाद फिर इसमें जो है इंडियन जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उन्होंने अपनों को यूनिटाइज इकट्ठा किया और फैक्ट्री बनाया। लेबर यूनियन बनना चालू हो गए थे। अंकटाड 1920 का कांग्रेस का विशेष स्पेशल सेशन। इन सबको मेंशन करना है कि भाई इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट मतलब अलग अलग प्रकार की विचारधाराओं ने इसको प्रोस्पर किया था, समृद्ध किया था, ठीक है। और मतलब इसने ज़्यादातर जो इंडियन सेक्ट है, जो सोसाइटी के जो जो पार्ट्स है उसको सबको एक पार्टिसिपेशन के लिए उकसाया, ठीक है, शामिल कर लिया था। ये कह रहा है कि 1870 का जो विप्लव है उसमें उसने एक डिफरेंस पैदा किया था इससे बाद की नीतियों का और इससे पहले की नीतियों का, ब्रिटिश गवर्नमेंट की। तो ये कैसे की बाद की, पहले की? तो दोस्तों पहले की जो नीति थी वो थी रियासतों को लेकर, उनकी नीति थी कि रियासतों का हम क्या करेंगे, उनको दबाएंगे, शोषण कर उनको ब्रिटिश इंडिया में लाएंगे। एक दूसरा एजुकेशन, एजुकेशन में ये था कि जो है इंग्लिश जो एजुकेशन है वो अच्छी है, उसको बढ़ावा देंगे। और इसमें सोसाइटी, सोसाइटी है जो इंडियन सोसाइटी है वो कमजोर है, उसमें रिलीजियस और उसमें सोशल इंटरफेरेंस हम करेंगे, चाहे वो विडो रीमैरिज हो, चाहे सती प्रथा हो। ये ठीक है। बाद में क्या किया इन्होंने, रियासतों को लेकर बरोबरी का दर्जा दे दिया, सैद्धांतिक रूप से बरोबरी, ठीक है, बराबर है भाई आप हमारे, ये कह दिया उन राजाओं को। इसमें इसमें एजुकेटेड जो सोसाइटी जो क्लास है उसको एडजस्ट करने के लिए इन्होंने क्या किया कि रिप्रेजेंटेटिव का 1861 में वो थोड़ा सा इस तरफ की थी, पर उन्होंने काउंसिल की घोषणा करी थी बनाने की। और जो सोशल और रिलीजियस जो एलिमेंट्स उनको लेकर के उन्होंने बनो ब्रिटिश ने इंडिफरेंस, इंडिफरेंस मतलब उदासी, उदासी बन कि अब हम कुछ भी करो आप, हम आपके रिलीजियस सोशल इंटरफेरेंस में हम आपको दखल नहीं देंगे। ये सब उन्होंने ये पॉलिसी में डेफिनेटली आए थे। और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन और शिक्षा को भी एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी को भी लेकर के कौन लिख सकते हैं कि आर्मी में उन्होंने ब्रिटिश और इंडिया का जो रेशो है, इंडियंस का जो रेशो है वो बढ़ा दिया, उसको इंक्रीज कर दिया। पहले ब्रिटिश पहले मतलब 5 पे 1 होता होगा, तो बाद में फिर 5 मतलब एक ब्रिटिश 5 लोगों पर, तो फिर इसको 2-3 कर दिया। और जो हायर पोस्ट है वो तो उनके लिए थी। ये कह रहा है कि 1900 जो
19वीं सदी, 19वीं सदी का मतलब है 1800, ठीक है, 1800 से लेकर 1899। इसका जो रिनेसा हुआ था, चाहे वो ब्रह्म समाज हो, चाहे वो आर्य समाज हो, चाहे विवेकानंद वाला हो, चाहे आदि ब्रह्म समाज हो, ये सब जो आंदोलन है, जो रिनेसा का जो पीरियड है इंडिया का, इन्होंने नेशनलिज्म से इसको कैसे जोड़ा। तो इसको दोस्तों हम देखेंगे कि इंडिया जो सोशल आधार पर, जाति के आधार पर बटा हुआ था, उसको उन्होंने मिटा करके और उसको एक करने का काम किया। पॉलिटिकल और सोशल अवेयरनेस उन्होंने जागृत की। विवेकानंद को उदाहरण देंगे कि जो यूथ को उन्होंने मतलब एनर्जाइज किया था, उनके अंदर में जो है मॉडर्न जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है उसको उन्होंने प्रमोट किया। और इसके अंदर जो है इसको इसके साथ हम इसको जोड़ेंगे कि जो इंडिया का जो एंशियंट इंडिया का जो प्राइड था उसको इन्होंने प्रमोट किया। सोशल और कल्चरल जो आधार पर इंडिया को इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती और उन्होंने वेदों की तरफ लौटने का नारा दिया, रिटर्न टू वेदास। ये सब इन्होंने दिया क्या, इससे क्या हुआ था, इंडिया में राष्ट्रीय पहचान बनेगी। इतिहास को लेकर हो, चाहे समाज को लेकर हो, चाहे पॉलिटिक्स को लेकर हो, चाहे इकोनॉमी को लेकर हो, इन सबको उन्होंने आगे बढ़ाया। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैनी वॉइसेज इन गांधीयन टाइम, गांधीयन फेज। गांधीयन फेज कब स्टार्ट होता है, 1917 चंपारण से लेकर के 1948 तक, ठीक है। तो इसको ये क्वेश्चन ऊपर भी आया 1920 के दशक किस प्रकार से विभिन्न जो स्वर उन्होंने समझ किया। तो इसमें वही सब समझ जाएंगे, सोशल कम्युनलिस्ट है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, लेबर यूनियन है, फार्मर्स है, वुमेन्स है, ये सब आ जाएंगे, ठीक से आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश की जो इंपीरियलिस्ट जो नेचर था, उसने किस प्रकार से सत्ता के हस्तांतरण को ठप बना दिया। तो दोस्तों ब्रिटेन, इसमें इंट्रोडक्शन डाल सकते हैं कि ब्रिटिश का सूर्यास्त नहीं होता कभी ना, ब्रिटिश साम्राज्य का ये कहा जाता था। इसका मतलब था कि बहुत दुनिया के बहुत बड़े पार्ट पर इनका कब्जा था। तो इससे हुआ क्या कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन डायरेक्ट इन्वॉल्व था, सब जगह आर्मी लड़ रही थी, इंडिया के लोग भी लड़ रहे थे। तो इसकी वजह से इंडिया तक भी लड़ाई बढ़ते बढ़ते जापान वगैरह से आ गई थी। तो इन्होंने भारत के जो बड़े विजनरी लीडर्स थे, उन्होंने कहा कि अभी इंडिया सेकंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा और अग्नि लेना चाह रहा है, इसलिए उन्होंने जापान वगैरह का अटैक का उनको थोड़ा आशंका थी, इसलिए वो शांत रहे थे, उन्होंने कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया था। एक कारण ये हो गया। दूसरा, उन्होंने ब्रिटिश ने जब उनको जाने लगे तो उसने सोचा कि इसको कम्युनल आधार पर डिवाइड कर दो, कम्युनल टेंशन ब्रिटिश की देन में। इकोनॉमिक पॉवर्टी वर्ल्ड वार, इकोनॉमिक पॉवर्टी इंडिया में, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सेस, देसी रियासत है, जो प्रिंसिपालिटी थी उनका, इन सब की वजह से इंडिया का जो है ट्रांसफर ऑफ पावर बहुत टफ हो गया था। और इसको हम न्यू कॉलोनियल से कॉलोनियलाइजेशन, वो ब्रिटिश बोर्ड, जो ब्रिटिश बोर्ड वाला ना, अमेरिका वाला, जिसमें IW वर्ल्ड बैंक और IMF निकल के आए थे, वो उसकी भी शुरुआत कर दी थी कैसे भाई, इन्होंने न्यू कॉलोनाइजेशन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक फिलोसॉफिकल टाइप का सा क्वेश्चन है कि जो गांधी जी के थॉट थे उनका वर्तमान में क्या, प्रेजेंट टाइम में क्या सिग्निफिकेंस है, ये पूछा है। तो देखो, नॉन वायलेंस, टेररिज्म, ट्रस्टी का सिद्धांत, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, ऑक्सफैम रिपोर्ट, इनका मेंशन करना है। मैं पॉइंट बता रहा हूँ कीवर्ड्स, उसके बाद इसको आप इलेबोरेट करके लिख सकते हैं इजीली। है एनवायरमेंट प्रॉब्लम, नेचर वाला वो कोटेशन सबको दे सकती है, लालच पूरी नहीं कर सकती। एनवायरमेंट चेंज, वो क्लाइमेट चेंज, लिव विद नेचर, गांधी जी की फिलोसफी, ट्रस्टीशिप, और इन सबको मेंशन करना है नॉन वायलेंस से लेकर के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लैरिफाई हाउ मिड 18th सेंचुरी इंडिया वाज बेस्ट बीसेट विथ स्पेक्ट्री ऑफ फ्रेगमेंटेड पॉलिटिक्स। इसमें दोस्तों अखंड भारत का मैप बनाना है, और 18 उस समय जो है है, इसमें लिखना है कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पंजाब था, यहाँ कश्मीर था, यहाँ बंगाल था, यहाँ अवध था, या हैदराबाद था, यहाँ पर राजस्थान की रियासत थी, या मराठा साम्राज्य था, इधर सब जगह मराठा साम्राज्य, ठीक है, उड़ीसा वाला हिस्सा, और ये अपने का ये मदुरई, और ये ट्रिवनकोर, इन सबको मेंशन करना है कि ये इस प्रकार का पॉलिटिकल मैप हुआ करता था उस समय इंडिया का। अब दोस्तों इसके बारे में फिर आगे एलोबरेट करना है इसको कि इससे हमें नुकसान क्या हुआ।
क्योंकि इसमें पूछा है क्लैरिफाई करना हाउ, तो ये मैप से हो जाएगा। फिर इसमें लिखना है कि इसका अंग्रेजों के लिए इसको आसानी हुई जीतने के लिए इंडिया को, ठीक है। बाहरी जो अटैकर्स थे, एक्सटर्नल इन्वेजर्स है, उनको आसानी हुई, चाहे वो पुर्तगीज हो, चाहे फ्रांसीसी हो, उनको इजीली वो कर सके थे इंडिया में घुसपैठ। नेक्स्ट है इसका कि इंडिया को सोशल आधार पर ही फ्रेगमेंटेड से, मतलब उसको नेशनल बाहरी ताकतों को एक साथ साथ मतलब अटैक करने से इजीली गए थे। हालांकि जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है वो काफी हद तक इंडिया में बेटर थी, बहुत ज्यादा अच्छी थी अंग्रेजों के आने से पहले। भले ये पॉलिटिकली डिवाइड था, ये आपको डालेंगे कि हाउ एवर economic prosperity and socially or culturally India was united at that time also, पर ये ले सकते हैं पॉलिटिकली भले ही उनके रिजाइम और शासन वाला अलग अलग हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द मॉडरेट फेल टू कैरी द कन्विक्शन अबाउट नेशनल प्रोक्लेम आइडियोलॉजी एंड पॉलिटिकल गोल्स टू एंड ऑफ 19, ये कह रहा है कि 1899 तक जो है मॉडरेट है वो क्यों फेल हुए थे, ये क्वेश्चन इसमें पूछा है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें दोस्तों क्यों फेल हुए थे वो, दरअसल उनको हमारे तीन उसको पीपी की पॉलिसी है, पीपीपी पिटिशन, प्ली एंड प्रेयर, इसकी वजह से वो ब्रिटिशों पर उन्होंने भरोसा किया, जबकि ब्रिटिश तो दूर से चालाक लोग थे, वो तो उनकी बातों को मानते नहीं थे। और फिर इन लोगों की जो नीति थी वो क्या थी, अर्बन लोगों तक सीमित थी, एडुकेटेड क्लास तक सीमित थी, मास में कॉन्फिडेंस नहीं करते रखते थे, सोशल जो इश्यूज थे उनसे दूर रहते थे कि भाई पहले इंडिया हमें पॉलिटिकली ले ले, पॉलिटिकली फ्रीडम ले ले, फिर सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज के बाद में डिस्कस करने का ये मानना था। तो ये मास से जोड़ नहीं पाए थे इस वजह से कि उन्होंने सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक सॉरी इकोनॉमिक जो इश्यूज है उनको एडजस्ट नहीं किया था। और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड था इनका, इससे लोग अट्रैक्ट नहीं हुए थे। जबकि बाल गंगाधर तिलक वगैरह ने क्या वो गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव वगैरह चलाए, तो उससे लोग जुड़े। ठीक है, नेक्स्ट है कि एग्जाम, इसमें कंक्लूजन भी लिखना कि हाउ एवर द मॉडरेट हैड प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल, यानी मॉडरेट की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रही है देश के जो राष्ट्रवाद की आंदोलन है उसके जो फाउंडेशन बनाने में, उसकी नींव डालने में बहुत अच्छी भूमिका दी रही है। ट्रेडिशनल आर्टिसन एंड इंडस्ट्रीज, दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। डिक्लाइन कॉलोनियल टाइम में कैसे हुआ था, और ये आर्टिसन इंडस्ट्री का ये, तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे कि ब्रिटिश ने डिस्क्रिमिनेटेड ट्रेड, हमारे जो एक्सपोर्ट था उस पर तो बैन लगा देती थी या बहुत ज्यादा हाई टैरिफ, और उनकी इजी और लो टैरिफ और मशीन आधारित प्रोडक्शन सस्ता था। दूसरा जो लोकल जो लीडर्स, लोकल जो हमारे राजा थे अवध वगैरह के, इनको उन्होंने नष्ट कर दिया। तो जो ये कल्चर को बहुत अच्छा प्रमोट करते थे, अब वो कल्चर कहाँ से प्रमोट होगी अगर ये डैमेज हो गए, तो ये कोई नुकसान हो गया तो ये इस वजह से। तीसरा इन्होंने क्या किया कि जो इंडिया का जो वो था जजमानी व्यवस्था थी उसको नष्ट कर दिया, और उसकी जगह इन्होंने कॉमर्शियल सोसाइटी बना दी कि भाई चीजों को, सर्विस को कॉमर्शियल आधार पर लेंगे। जब जजमानी सिस्टम था वो एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कल्चर भी उसमें प्रमोट होती थी, सब चीजें उसमें प्रमोट होती थी। चौथा इन्होंने क्या किया कि अपने कल्चर को बढ़ावा दे दिया और उसको अपने कल्चर को सुपीरियर बना दिया, और हमारे कल्चर को इन्होंने मजाक उड़ाया, इंफीरियर लोग फील करने लगे थे। तो ऑटोमेटिकली जो बड़े राजा महाराजा वो सब जो परिवार थे उन्होंने भारत कल्चर को छोड़ करके और ब्रिटिश को पहनावा, उनके खान पान को उसको अपना लिया था उस समय में। वो आज तक हम उसको फील करते हैं उस चीज को, ठीक है, इसको बेटर माना जाता है इसलिए। ये चीज है दोस्तों। नेक्स्ट है वुमेन्स क्वेश्चन अराउंड द मॉडर्न इंडिया पार्ट 19th सेंचुरी सोशल रिफॉर्म एंड इशू डिबेट है। ये क्या पूछ रहा है इशू, और उसमें क्या क्वेश्चन अराउंड हुए, क्या क्या क्वेश्चन आए थे दोस्तों। इश्यूज क्या थे, सती का, एडुकेशन का, विडोज का, उनका इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ये सब इश्यूज थे। उनके क्वेश्चंस क्या थे, क्वेश्चन वुमेन लीडरशिप, उनकी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर, सोशल अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन एंड सोशल जस्टिस, ये सब उनके क्वेश्चन है जो उसमें। अब इनमें हम सभी चीजों में जो लगेंगे तो सबके साथ मेंशन करते जाएंगे, सती का राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फूले एंड डी के कर्वे एजुकेशन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उसका बीडो रीमैरिज, इनका इन सब का हम मेंशन करते चले जाएंगे।
Highlight the importance the new objective added in the vision of Indian independence since the 20 लास्ट, ये कह रहा है कि 1900 के लास्ट, ये 20 ऑफ द लास्ट सेंचुरी, ये कह रहा है कि 1900 के आसपास में क्या 20 में क्या क्या नई नई चीज ऐड होती चली गई। दोस्तों हम यहाँ से फ्रांस से चीज लेंगे, फ्रांस की आर्मी से, सॉरी फ्रांस के रेवोल्यूशन से। अमेरिकन जो फ्रीडम स्ट्रगल है उससे लेनी है, लिबर्टी फ्रेटर्निटी, और रशिया, इससे लेना है। फिर और इसके अलावा वुमेन वुमेन पार्टिसिपेशन, सोशल जस्टिस, रिजर्वेशन, ये नई नई चीज आने लग गई थी, ये नए नए विजन ऐड होते चले गए थे इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो है 1857 का क्रांति का जो वाटर शेड था, इससे पहले की नीति और बाद की नीति, वो क्वेश्चन हमने ऊपर डिस्कस किया था, उसके काफी हद तक उसमें है। पर उसमें दोस्तों क्वेश्चन था कि मतलब उस 100 साल की जो अंग्रेजों की नीतियां है उनका परिणाम था 1857, तो उसमें इकोनॉमिक पॉलिटिकल वो सब लिखना, और इसमें उनकी नीतियों को, उस क्वेश्चन जो डिस्कस किया वो इसमें लिख सकते हैं हम, और इस उसका वो थोड़ा सा मिसलीडिंग हो गया था। डिस्कस द रोल ऑफ द वुमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल स्पेशली ड्यूरिंग गांधीयन पीरियड, गांधीयन पीरियड 1917। तो इसमें एनी बेसेंट है, सरोजिनी नायडू है, प्रीतिलता वाडेकर, ये सब क्रांतिकारी जो मास्टर सोल्यूशन के साथ में है, उषा मेहता है, अरुणा आसफ अली, इन सब का हम मेंशन इसमें करेंगे। और इनका भी स्त्री जो सरला देवी चौधरायन है, इनका भी हम इसमें मेंशन करेंगे कि वो किस प्रकार से उन्होंने वुमेन ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग किया इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईलाइट द अप्रोच ऑफ द सुभाष, इसमें पूछा दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच में क्या अप्रोच में क्या डिफरेंस थी। तो इसमें एक तरफ गांधी लिख लेंगे, इधर सुभाष चंद्र बोस लिख लेंगे। गांधी का मानना था कि नॉन वायलेंस, सुभाष चंद्र कह रहा है कि लिटिल बिट हो जाए कोई दिक्कत नहीं। आर्मी के सपोर्ट मतलब फोर्स बाय फोर्स वी आर कैन सो कॉन्कर द पावर। गांधी जी का मानना था कि हम कोई एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं लेंगे, हम खुद ही अपने आप को मजबूत करेंगे, आत्मबल, सेल्फ रिलायंस वगैरह। जबकि सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि अगर बाहर से सपोर्ट मिल जाए, कूटनीतिक सपोर्ट, तो हम ले सकते हैं। इन्होंने जर्मन जापान का उदाहरण देंगे जो उन्होंने सपोर्ट की थी। गांधी का मानना था कि ट्रस्टीशिप और सेल्फ रूल, जबकि सुभाष चंद्र बोस का था सोशल और कम्युनिस्ट की तरफ इसका झुकाव था, लिस्ट अप्रोच और कम्युनिस्ट अप्रोच की तरफ इसका झुकाव था। स्ट्रॉन्ग रूल, रूल ऑफ लॉ, गांधी जराजत्ववादी थे पर ये नहीं थे सुभाष चंद्र बोस। और कंक्लूजन में ये रहेगा कि दोनों की अप्रोच में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, बट दोनों ही भारत के महान सपूत है और भारत के ग्रेट लीडर है, विजनरी लीडर है, दोनों का भारत की स्वतंत्रता में ग्रेट कंट्रीब्यूशन है, इसलिए कंक्लूजन में ये कह रहा है दोस्तों कि महात्मा गांधी जी अगर नहीं होते, कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विदाउट महात्मा गांधी भारत की जो इंडिपेंडेंस है वो कैसी होती है। दोस्तों इसमें 3 अप्रोच आ सकती है, वैसी हो सकती थी, अच्छी हो सकती थी, बुरी हो सकती थी। तो नॉन वायलेंस, ट्रस्टीशिप है, भाईचारा, कम्युनल हारमोनी, ये सब चीजें गांधी ने बहुत अच्छी इनोवेटिव ढंग से दी है, जो कि भारत के जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है उसको स्टेब्लिश करने में बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने भूमिका प्ले किया इन वैल्यूज ने, पॉलिटिकल वैल्यूज। इन चीजों को हमें मेंशन करना है दोस्तों इसमें। और ये कहेंगे कि गांधी जी के साथ हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल की जर्नी है वो वास्तव में बहुत अच्छी रही है, और वो वर्तमान में भारत एक सफल डेमोक्रेसी दुनिया में बना है। केवल इंडिया ही है दोस्तों विश्व लेवल पे जो 1950 के दशक में डेमोक्रेसी बना था और सक्सेस हुआ है। चाइना डेमोक्रेसी नहीं है, वैसे डेमोक्रेसी नहीं है। इसका उदाहरण हम दे सकते हैं कि इसमें गांधी के मूल्यों को बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि 18 जो 19 को सॉरी 1935 का जो एक्ट था उसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की उसने काफी हद तक मदद की थी कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में। ये क्वेश्चन का डिस्कस कीजिए दोस्तों। इसमें लिखेंगे कि ऑलमोस्ट 60% ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेकन फ्रॉम 1935 वाला एक्ट, ठीक है। फिर इसमें लिखेंगे लिया गया है, पर इसको वर्तमान की आवश्यकता और हमारी आवश्यकताओं के साथ लिया गया है, जो ब्रिटिश ने इन्होंने अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए बनाया गया था। तो इंटेंशन का फर्क है। और हमारे ये नहीं कि केवल यही था, इंडियन फिलोसफी, इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, बाहर से जो देश है, जो ह्यूमन वैल्यूज है, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, सोशल जस्टिस, इन सब चीजों में वो गाइडिंग प्रिंसिपल मानते हुए इंडिया ने अपने जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, ये सब लिखना है।
थर्ड बेटर ये कह रहा है